नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की क्लासेस में। बीपीएससी पीटी, बिहार दरोगा एवं किसी भी एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण एवं उसका संरक्षण एक ऐसा अध्याय है जो कि अब जो है आपको एक या दो क्वेश्चन निश्चित ही बनने लगा है। इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन अब रहने लगा है और किसी एक पेपर में नहीं, हर एक पेपर में। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे अगर बात कर लें ग्रीन हाउस गैस की, ओजोन लेयर की, तो इन सब से बीपीएससी में कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज उन सभी चीज़ों को जो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आप इसे अच्छे से देखें, पूरा देखें, रिवीजन करें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कर लें। पर्यावरण संरक्षण काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको इसमें समझने के लिए मिलेगा। देखिए क्या कहता है, पर्यावरण के विभिन्न जैविक एवं अजैविक घटकों की गुणवत्ता एवं मात्रा में हानिकारक परिवर्तन जो है ये प्रदूषण के कारण देखा जाता है। अतः प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारकों की पहचान करना तथा उनके पर्यावरण की सुरक्षा करना ही पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। ये हो गया इसका डेफिनेशन। बात करेंगे प्रदूषक की। प्रदूषक, पॉल्यूटेंट्स, ऐसे पदार्थ जो पर्यावरण पर नकारात्मक या हानिकारक प्रभाव दर्शाते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा। बात करें प्रदूषक की तो देखिए यह दो प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक प्रदूषक, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स, और दूसरा है मानव जनित प्रदूषक, मानव जनित प्रदूषक। बात करें प्राकृतिक प्रदूषक में तो देखिए इसके अंदर क्या क्या आता है। धूल भरी आंधियाँ, ज्वालामुखी क्रिया होना, परागकण, पॉलिनेशन, श्वसन, आर्कटिक चिमनी, चारा चरने वाले जंतु और प्राकृतिक दावा नल, जंगलों में लगी आग, ये सभी जो हैं ये प्राकृतिक रूप से होते हैं। वहीं अगर मानव निर्मित प्रदूषण की बात करें, प्रदूषक की, तो देखिए क्या क्या आता है इसमें। औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल का दहन, ई वेस्ट, रेडियोधर्मी प्रदूषण। बात करेंगे अब प्रदूषण के प्रकारों की। तो ध्यान रखना है प्राकृतिक प्रदूषक में क्या क्या आता है, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स में और मानव जनित प्रदूषक में क्या क्या आता है, ये हम लोगों ने देखा। अब बात कर रहे हैं हम लोग प्रदूषण के प्रकार की। देखिए प्रदूषक जो है ये दो प्रकार का होता है, प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक क्या है? देखिए प्राथमिक प्रदूषक जिस रूप में उत्सर्जित किए जाते हैं उसी रूप में प्रदूषण फैलाते हैं या प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि। अर्थात ये CO2 के रूप में उत्सर्जित होगा तो CO2 के रूप में ही जो है प्रदूषण फैलाएगा। इसको कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक। वहीं अगर द्वितीयक प्रदूषक की बात करें तो देखिए कहता है क्या, द्वितीयक प्रदूषक जो है ये प्राथमिक प्रदूषकों की अन्य पदार्थों के साथ क्रिया से बनते हैं। जैसे प्राथमिक प्रदूषक में CO2 आता है, ये किसी पदार्थ के साथ क्रिया करके जो अगला उत्पाद बनाएगा वो जब प्रदूषण करे तो उसको कहते हैं द्वितीयक प्रदूषण। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे PAN, पराक्सी एसिल नाइट्रेट, इसमें क्या होता है, पराबैंगनी किरणें जो होती है ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ क्रिया करके प्रदूषण फैलाती है। अम्लीय वर्षा की अगर बात करें तो देखिए वर्षा जल में जब नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड मिल जाते हैं तो प्रदूषण फैल रहा है। स्मॉग, धुआं प्लस फॉग, ये मिलके प्रदूषण फैला रहा है। तो प्राथमिक के साथ जब कोई अन्य पदार्थ मिल जाए और वो जब प्रदूषण फैलाए तो ऐसे प्रदूषक को कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक। आगे देखिए कहता है जैव अपघटनीय प्रदूषक और जैव अनअपघटनीय प्रदूषक, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जानते हैं इसके बारे में क्या क्या है। देखिए क्या क्या कहता है कि ये प्रदूषक
बायोडिग्रेडेबल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये प्रदूषक प्रकृति में सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है। ऐसे प्रदूषक को कहते हैं जैव अपघटनीय। इसके अंतर्गत देखिए सभी जैविक अपशिष्ट आते हैं, मलमूत्र, कृषि उत्पाद, ये सब क्या है, तो इन सभी को सूक्ष्मजीव जो होते हैं ये इसे अपघटित कर देते हैं। वहीं अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो ये प्रदूषक प्राकृतिक रूप से अपघटित नहीं हो पाता है। इसमें देखिए पारा परमानेंट रह जाएगा, पॉलीथीन परमानेंट रहने वाला चीज़ है, डीडीटी परमानेंट रहने वाला है। तो आप समझ गए होंगे जैव अपघटनीय क्या है और अजैव जो है या जैव अनअपघटनीय किसे कहते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं वायु प्रदूषण के बारे में। देखिए क्या कहता है कि वायु की गुणवत्ता में हानिकारक परिवर्तन जिससे पर्यावरण के जैविक घटक प्रभावित होता है उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। बात करेंगे वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों की, तो देखिए इसमें क्या कहता है, जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि का दहन होने से वायु प्रदूषण होता है। जंगलों में लगी आग से वायु प्रदूषण होता है। औद्योगिक इकाइयाँ जो है, हमारी फैक्ट्री जो है, इससे उत्सर्जित धुआं। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में वृद्धि होने से भी वायु का प्रदूषण होता है। तो वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। बात करें इसके नियंत्रण की, तो देखिए क्या कहता है। इसके नियंत्रण के तरीकों की बात करें तो पहला तरीका है वैद्युत अपक्षेपित्र, इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर। ये क्या होता है, देखिए जैसे अपनी जो कोई एक चिमनी है, उस चिमनी के सिरे पर ये इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर जो है ये लगा दिया जाता है। ये प्रेसिपिटेटर क्या करता है, धुएं में उपस्थित कणों को छान कर केवल धुआं जो है बाहर निकालता है। इससे प्रदूषण तो होता है लेकिन इसमें जो कण होते हैं उनको ये छान लेता है। छानने के बाद प्रदूषण तो फिर भी होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। तो वायु प्रदूषण रोकने के लिए हम लोग वैद्युत अपक्षेपित्र, इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए सवाल आपसे पूछ सकता है कि चिमनी में या चिमनी से वायु प्रदूषण कम करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या कहता है कि औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म कणों पर घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न करके इन्हें वैद्युत अपक्षेपित्र अर्थात इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर के द्वारा धुएं से पृथक कर लिया जाता है। तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग चिमनी वगैरह में। अगला है कैटालिटिक कन्वर्टर। ये क्या होता है, देखिए उत्प्रेरकीय परिवर्तक। गाड़ी के धुएं में अपूर्ण दहन, पार्शियल कंबशन से उत्पन्न हानिकारक गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि का ऑक्सीकरण करने हेतु इसका प्रयोग करते हैं। किसका, कैटालिटिक कन्वर्टर का। गाड़ियों में जो है ईंधनों का अपूर्ण दहन होता है, ऐसे में वे प्रदूषण ज़्यादा फैलाते हैं। लेकिन जब गाड़ी में हम लोग कैटालिटिक कन्वर्टर का प्रयोग करते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि जो अपूर्ण दहन होता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीकरण के बाद उत्सर्जित गैसें जो होती है ये कम हानिकारक होती है। कैटालिटिक कन्वर्टर की बात करें तो देखिए सोना, प्लेटिनम जैसी धातुओं से बनता है। अब अगर आपसे कभी सवाल पूछ ले कि गाड़ियों के धुएं को जो प्रदूषक होते हैं उसकी मात्रा को कम करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर का, ध्यान रखना है। हम लोग पढ़ रहे हैं वायु प्रदूषण के नियंत्रण के रीज़न, जिसमें कि हम लोगों ने देखा चिमनी में हम लोग कैसे लगाते हैं प्रेसिपिटेटर, फिर कार वगैरह में अपूर्ण दहन को रोकने हेतु जो है कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखिए भारत सरकार ने भी वायु प्रदूषण एक्ट नियंत्रण एवं निरोध 1981 में लागू किया था। सीधा सवाल आपसे बन सकता है कि भारत सरकार के द्वारा वायु प्रदूषण एक्ट नियंत्रण जो है कब लागू किया गया था, 1981 में। इसके अंतर्गत देखिए वायु प्रदूषण कम करने एवं ऐसी गतिविधियों का नियमन का प्रावधान किया गया है कि वायु प्रदूषण कम हो। इसके बाद देखिए ध्यान रखना है आपको, भारत में 1 अप्रैल 2020 से BS6 भारत स्टेज 6 मानकों का पालन करने वाले वाहनों की ही बिक्री की जाएगी।
तो ध्यान रखना है ये BS6 कब से लागू हुआ है, 1 अप्रैल 2020 से। इसके अलावा देखिए 1987 में भारत सरकार ने वायु प्रदूषण अधिनियम में संशोधित किया तथा इसमें तेज ध्वनि या शोर जो कि जिसका मानक 80 डेसिबल है इसको भी प्रदूषण के रूप में वर्गीकृत किया तथा इसे अधिनियम के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया है। 1987 में संशोधन किया गया। आगे देखिए इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 2000 ईस्वी में ध्वनि प्रदूषण अधिनियम भी पारित किया गया था। सवाल आपसे पूछ सकता है ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया था, 2000 ईस्वी में। इसके अलावा देखिए क्या कहता है कि ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सरकार ने आवासीय क्षेत्रों, व्यावसायिक क्षेत्रों तथा औद्योगिक क्षेत्रों का वर्गीकरण करते हुए अधिकतम ध्वनि स्तर का निर्धारण किया है। अर्थात जो आवासीय क्षेत्र होंगे, जो औद्योगिक क्षेत्र होंगे, इनको अलग अलग बांटने का प्रावधान किया गया है। बात करें ग्रीन मफलर की, देखिए एग्जाम में पूछा गया था ये। राजमार्ग के दोनों किनारों पर सघन वृक्षारोपण जो है लगाना, ये ग्रीन मफलर का तहत एक कार्यक्रम चलाया गया था और इसके द्वारा जो है ध्वनि प्रदूषण कम होता है ग्रीन मफलर से। अब बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की। बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, ध्यान रखिए। कहता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम फूरियर ने बताया था। किसने बताया था? फूरियर ने। ठीक है, यहाँ अगर आप फोटो में अगर देखें, जैसे कोई एक गाड़ी है और सूर्य की किरणें जो है इस गाड़ी के ऊपर पड़ रही है, धीरे धीरे क्या होगा, और इसकी इंटेंसिटी जो है ज़्यादा है। जब गाड़ी, यहाँ शीशा लगा हुआ है, शीशा होता है गाड़ी में, गर्म हो जाएगा अंदर से, तो कुछ किरणें जो है रिफ्लेक्ट भी होंगी और ये जो रिफ्लेक्ट होने वाली किरणें हैं इसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो इससे क्या होगा, ये एरिया जो है गर्म हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कहता है कि ग्रीन हाउस के बारे में सर्वप्रथम फूरियर ने बताया। ध्यान रखिएगा, आर्रेनियस इस प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हुए, आर्रेनियस ने इस प्रक्रिया को विस्तार से समझाया और इसका नाम ग्रीन हाउस प्रभाव दिया। देखिए क्या कहता है कि पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण अधिक ऊर्जा युक्त होते हैं। सूर्य से जो विकिरण आ रही है इसका विकिरण ऊर्जा ज़्यादा होता है, अतः वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करते हुए पृथ्वी सतह तक पहुंचता है ये। फिर कहता है कि इन विकिरणों में से कुछ विकिरण पृथ्वी से परावर्तित हो जाती है। जो सूर्य से आ रहा है विकिरण, इसमें से कुछ जो है परावर्तित हो जाएगा, लौट जाएगा, लेकिन कुछ विकिरण जो है पृथ्वी अवशोषित कर लेती है। वह स्वयं पृथ्वी गर्म हो करके विकिरण को उत्सर्जन करने लगती है। ध्यान रखिएगा, लेकिन पृथ्वी से जो विकिरण उत्सर्जित होता है, ये कहता है ये परावर्तित एवं उत्सर्जित विकिरणें की ऊर्जा कम होती है और कम होने के कारण ये विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परतों में ही रह जाते हैं। अतः पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक मात्रा में विकिरण होने से धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है और इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। एक बार इसको अगर आप देख लें तो देखिए, जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, यहाँ से जो रे आ रही है इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। कुछ रे जो है इसमें देखिए परावर्तित होकर लौट गया, कुछ रे को पृथ्वी ने अवशोषित कर लिया। अब अवशोषित करने के बाद पृथ्वी गर्म हो गई। गर्म होने के बाद पृथ्वी से जो है विकिरण का उत्सर्जन स्टार्ट हुआ। चूँकि इसकी इंटेंसिटी कम होती है तो ये जो है वायुमंडल के ऊपरी परतों में ही जमा हो जाता है। गर्मी वायुमंडल के ऊपरी परत और पृथ्वी के बीच में जमा हो गया, ये प्रक्रिया हो गया ग्रीन हाउस प्रभाव। ध्यान रखना है, इसी के कारण पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड किसके कारण बना रहता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। लेकिन यदि पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस जो कि देखिए CO2 है, CH4 है, CFC, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाए तो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होने लगती है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, ग्लोबल वार्मिंग कब होगा? जब औसत तापमान बढ़ने लगेगा। बात करें ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली प्रमुख गैसों की, तो ध्यान रखना है आपको, क्रम के हिसाब से बीपीएससी में पूछा भी गया है कई बार।
तो देखिए CO2 है, CH4 है, CFC है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है एवं अन्य है, जिसमें कि जलवाष्प भी आता है। मात्रा की अगर बात करें तो सर्वाधिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है 60%, मीथेन 20, CFC 14, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं अन्य की बात करें तो 6% होता है। कई बार सवाल आपको ये दे करके क्रम से लगाने पूछ लेगा, या पूछता है कि सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, ध्यान रखना है। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि के कारण होने वाले वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के कारण देखिए पर्यावरणीय नुकसान को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल का गठन किया। ध्यान रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, सवाल सीधा सीधा पूछता है ग्लोबल वार्मिंग से। क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती की बात मानी गई। ध्यान रखना है, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल 2005 में मराकेश समझौते के बाद लागू हुआ है। तो सवाल आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है कि ग्रीन हाउस गैस या ग्लोबल वार्मिंग को रोकने हेतु जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल किया गया। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल का अगर उद्देश्य पूछें तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। मराकेश समझौते के बाद 2005 में ये लागू हुआ है। उम्मीद है अब आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। बात करें ओजोन परत के क्षरण की, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। देखिए क्या कहता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ओजोन परत जो है समतापमंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। क्लियर है। बात करें सूर्य किरणों से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज की, तो देखिए 3 तरह का होता है, A, B और C। ये इसके टाइप हैं। क्या क्या कहता है देख लीजिए आप। ये पृथ्वी है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इसी में ओजोन लेयर हमारा मिलता है, और भी बहिर्मंडल, आयन मंडल जो है बहिर्मंडल सबसे ऊपर होता है। यहाँ देखें अगर आप तो 3 अल्ट्रावायलेट रे है, A, B और C। A में क्या होता है, A की किरणें पूरी तरह से जो है पृथ्वी तक पहुँच जाती है। B की कुछ किरणें जो है पृथ्वी तक पहुँचती है, कुछ जो है ओजोन लेयर इसको छेक लेती है। और C टाइप की जो होती है, इसके सभी विकिरणों को ओजोन लेयर रोक लेता है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो होता है अल्ट्रावायलेट रे, ये टाइप C ही होता है। देखिए क्या कहता है, पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में O3 गैस की एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों यूवी रेज को अवशोषित करती है। कहता है यूवी रेज मनुष्यों में अंधापन, त्वचा का कैंसर आदि उत्पन्न करता है। मनुष्य के लिए पृथ्वी पर आने वाली सबसे हानिकारक यूवी रेज जो है ये UVB विकिरणें हैं। आगे देखते हैं। कहता है कि ओजोन परत की मोटाई जो है डॉप्सन इकाई से मापते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं, डॉप्सन इकाई से। प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाले CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के कारण ओजोन परत की मोटाई जो है ये 300 डॉप्सन इकाई जो कि है इसमें कमी आने लगती है। ध्यान रखना है, ओजोन परत की मोटाई जो है ये 300 डॉप्सन इकाई है, और CFC के कारण इसमें जो है कमी आने लगती है, जिसे ओजोन परत में छिद्र के रूप में जाना जाता है। कहता है कि प्रतिवर्ष सितंबर से दिसंबर, ये सवाल भी पूछा गया, ध्यान रखना है, सितंबर से दिसंबर तक अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र दिखाई देता है। ध्यान रखना है। कहता है कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन रेफ्रिजरेटर, AC, जेट विमान से उत्पन्न होता है, और CFC जो है हमारे ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाता है। वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम 1985 में वियना कन्वेंशन के दौरान ओजोन परत के संरक्षण की बात कही गई है। कहता है इसके 2 वर्ष के बाद अर्थात 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का गठन करते हुए ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसों के उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य रखा गया है। कहता है उसके 2 वर्ष के बाद 1989 में हेलसिंकी समझौते के तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था। तो 2-3 प्रश्न आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है,
स्ट्रेटोस्फीयर में। फिर आपको ध्यान रखना है कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख जो है ये CFC है, जो कि AC से, फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज या जेट विमान से उत्पन्न होता है। आपको ध्यान में रखना है कि 1985 में जब वियना कन्वेंशन हुआ था तो इसकी संरक्षण की बात की गई थी। 2 वर्ष के बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य था कि ओजोन परत को जो गैसें नष्ट करती है उन गैसों के उत्सर्जन में कमी किया जाए। फिर आपको ध्यान में रखना है कि 2 वर्ष के बाद 1989 में हेलसिंकी समझौते के तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ। तो आपको क्योटो प्रोटोकॉल भी ध्यान में रखना है, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था पृथ्वी का औसत तापमान जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करना है, ग्रीन हाउस गैस को कम करना है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ध्यान में रखना है। तो ये प्रोटोकॉल दे सकता है, एक तरफ वर्ष दे सकता है, आपको मिलाने के लिए पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि किस प्रोटोकॉल का क्या उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे अम्लीय वर्षा की। सामान्यतः बारिश का जल हल्के अम्लीय प्रकृति का होता है, ध्यान रखना है 5.6 से 6.5 तक का। लेकिन वायु प्रदूषण से जब वायुमंडल में नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड्स अधिक मात्रा में होते हैं तो वर्षा जल का pH मान जो है 5.6 से कम हो जाता है, और इस स्थिति में इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। कहता है इसके बारे में सर्वप्रथम रॉबर्ट अगस्ट ने बताया था, ध्यान रखना है किसने बताया था, रॉबर्ट अगस्ट ने। अम्लीय वर्षा के कारण पेड़ पौधे जो हैं ये सूख कर नष्ट हो जाते हैं, मृदा के उपजाऊ में कमी आती है, मार्बल का नष्ट क्षय शुरू होने लगता है जिसे स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। ये सब प्रभाव जो है हमें अम्लीय वर्षा के कारण देखने के लिए मिलता है। ध्यान रखिए, अम्लीय वर्षा का नियंत्रण जो है ये वायु प्रदूषण के नियंत्रण से ही संभव है। SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है। ध्यान रखना है, सवाल कई बार पूछा गया है कि जो ताजमहल है इसका पीला रंग होने का क्या रीज़न है, तो अम्लीय वर्षा। बात करें स्मॉग की, तो ध्यान रखिए स्मॉग जो है स्मोक प्लस फॉग के मिलने से बनता है। कोहरे फॉग के साथ धुआं एवं इसमें उपस्थित विभिन्न गैसों का मिश्रण है। 2 प्रमुख स्मॉग परिघटना की अगर बात करें तो पहला है क्लासिकल स्मॉग। ध्यान रखिए क्लासिकल स्मॉग जो है 1952 लंदन में ये घटना हुई थी। इसमें क्या है, ये जो क्लासिकल स्मॉग है ये सल्फर युक्त गैसें थी और ये अपचायक प्रकृति में था। वहीं अगर फोटोकेमिकल स्मॉग की बात करें तो ये लॉस एंजलिस में इसकी घटना देखने के लिए मिली थी। ये नाइट्रोजन युक्त गैसें थी और ये ऑक्सीकारक ऑक्सीडेट प्रकृति का था। तो ध्यान रखना है, फोटोकेमिकल जो है ये नाइट्रोजन प्रकृति का है, क्लासिकल स्मॉग सल्फर युक्त गैसें से संबंधित है। क्लासिकल स्मॉग लंदन में हुआ था और फोटोकेमिकल लॉस एंजलिस में। तो वे वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों, उसके समाधानों के बारे में हम लोगों ने जाना। बात करेंगे जल प्रदूषण की। देखिए क्या कहता है, शुद्ध पेयजल की मात्रा एवं गुणवत्ता में नकारात्मक परिवर्तन जिससे वह जल पीने, घरेलू कार्यों, कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है, ऐसा जल प्रदूषित जल कहलाता है। देखिए कहता है कि जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण कृषि कार्यों में रासायनिक खाद का प्रयोग करना है। खेतों में जो हम लोग खाद यूज करते हैं, ये इसमें जब बारिश होती है, जब ये इसका पानी जो है किसी नदी नाले के होते होते जो है हर जगह फैलता है, तो वो खाद के कारण जो रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं वो पूरे समस्त जल में मिल जाता है। इससे जल प्रदूषण बड़ी मात्रा में होती है। कहता है जब किसी जलाशय में कार्बनिक पदार्थ पहुँचता है तो ऐसा जलाशय झील, सुपोषित झील जो है ये कहलाता है, क्योंकि इसमें शैवाल एल्गी तेजी से वृद्धि करते हैं। अर्थात किसी झील में कार्बनिक पदार्थ जब पहुंचता है तो यहाँ पर शैवाल जो है तेजी से वृद्धि करता है। फिर कहता है सुपोषित झील से अब जल में शैवाल की तेजी से वृद्धि होती है, जिसे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं।
शैवाल प्रस्फुटन के कारण जलाशय में फैला शैवाल तेजी से जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करने लगता है, जिससे अन्य जीवों के लिए ऑक्सीजन में कमी हो जाती है और ये जीव मरने लगते हैं तथा जलाशय जो है ये प्रदूषित हो जाता है। ऐसा आप समझिए कि ये एक जलाशय है, यहाँ पर एक खेत है, यहाँ पर आपने मान लेते हैं डीडीटी का यूज़ कर लिया और इस खेत का पानी जो है चाहे भूमिगत रूप में या किसी भी रूप में इस जलाशय में पहुँच गया और इसमें कई सारे जीव जो हैं, मछली है, मेढक है या बहुत सारे जीव हैं। चूँकि कार्बनिक पदार्थ जब इसमें पहुँच गया तो शैवाल जो है ये तेज़ी से इसमें वृद्धि करने लगेगा और इस जल में जो ऑक्सीजन था उसका यूज़ ये शैवाल करने लगेंगे। ठीक है, जिस कारण इस जल में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तो जल में रहने वाले जीव मर जाएंगे और ये जल जो है प्रदूषित हो जाएगा। बात करेंगे बीओडी का, तो देखिए इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कहता है जल में उपस्थित कार्बनिक प्रदूषकों का ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा को बीओडी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब बीओडी ज़्यादा हो तो प्रदूषण भी ज़्यादा होगा। एक तरह से आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन का मापक है। बात करेंगे जैव आवर्धन की, बायो मैग्निफिकेशन। देखिए क्या है, जब कोई जैव अनअपघटनीय प्रदूषक अर्थात नॉन बायोडिग्रेडेबल किसी खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन में प्रवेश करता है तो खाद्य श्रृंखला के उत्तरोत्तर स्तर अर्थात बढ़ते बढ़ते क्रम में इन प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ती जाती है। इसे ही जैव आवर्धन कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई पदार्थ जो कि जैव अनअपघटनीय है, जो कि हम लोगों ने शुरू में देखा था, जैसे पारा, ये क्या है कि जब हमारे फूड चेन में प्रवेश कर जाए और समय के हिसाब से इसकी मात्रा जो है बढ़ते जाती है तो इसे जैव आवर्धन कहती है। जैसे कि मान लेते हैं किसी तालाब में पारा की मात्रा पहुंच जाए, ये फिर तालाब जो है, इस तालाब में पारा पहुंच गया, अब ये मछलियों में आ गई, मछलियों से इंसानों में फैल गई, तो इस तरह से इसकी मात्रा जो है बढ़ती जाती है। कहता है जैव आवर्धन दर्शाने वाले प्रदूषकों की बात करें तो देखिए पारा है, डीडीटी है, ध्यान रखिए इसका पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन है। अच्छा सवाल है, डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी का पूरा नाम है। भारत सरकार ने जल प्रदूषण के संबंध में 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम पारित किया था। आपको ध्यान में रखना है ध्वनि प्रदूषण कब पारित हुआ, वायु प्रदूषण रोकथाम हेतु अधिनियम कब पारित हुआ, जल प्रदूषण के संबंध में जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित हुआ। हो सकता है एक तरफ आपको सभी प्रदूषण, एक तरफ आपको ईयर दे दे, फिर आपको कहे मिलाने के लिए या कौन सा सही है कौन सा गलत है। बात करेंगे पेयजल के शुद्धिकरण की, तो देखिए क्या कहता है। देखिए कहता है कि पेयजल का शुद्धिकरण 3 चरणों में होता है। पहला है भौतिक क्रिया। कहता है इस प्रथम चरण में जल को बड़े आकार के टैंकों में स्थिर रखा जाता है, जिस कारण क्या होता है कि जल में मौजूद बड़े आकार के अघुलनशील अशुद्धियाँ जो होती है वो तली में बैठ जाती है तथा शेष जल को अलग कर लेते हैं। तो ये प्राइमरी स्टेज में शुद्धिकरण का पहला स्टेज है। उसके बाद कहता है जैविक क्रिया। इस चरण में जल में उपस्थित जैविक एवं कार्बनिक अशुद्धियों को सूक्ष्मजीव की सहायता से हटाया जाता है। सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं कि इसमें जो है सूक्ष्मजीव, इसमें जो है सूक्ष्मजीव से इससे मिलाते हैं और ये सूक्ष्मजीव उसमें मौजूद जैविक और कार्बनिक अशुद्धि जो होती है उसको नष्ट करता है। फिर तीसरा है रासायनिक क्रिया। इस अंतिम चरण में O3 गैस, यूवी रेज, पराबैंगनी किरणों जैसे रासायनिक पदार्थों की सहायता से अशुद्धि को दूर किया जाता है तथा इस चरण में क्लोरीन का भी प्रयोग किया जाता है। तो कई बार सवाल में पूछा गया, ध्यान रखना है कि जल शुद्धिकरण हेतु किसका प्रयोग होता है, तो आपको ध्यान रखना है O3 गैस का, पराबैंगनी किरणों का, क्लोरीन का। क्लियर है। अब अगर बात करें रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये क्या है। जब रेडियो सक्रिय पदार्थ को उचित रूप से निस्तारित न किया जाए तो रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है।
नाभिकीय संयंत्रों से विकिरणों के उत्सर्जन से तथा नाभिकीय कचरे से निकलने वाला रेडियोएक्टिव विकिरण पारिस्थितिक तंत्र के जैविक एवं अजैविक घटकों को संदूषित कर देती है, जिससे रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। अर्थात जहाँ रेडियो एक्टिव मेटल्स का काम होता है, अगर वहाँ किसी तरह की घटना हो जाती है या इनका जो है डंपिंग अच्छे से नहीं किया जाता है तो उस क्षेत्र में ये फैलता है। कहता है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से कैंसर, डीएनए में परिवर्तन के रूप में जीवों पर हानिकारक प्रभाव देखे जाते हैं। देखिए क्या कहता है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचने हेतु सामान्यतः रेडियो एक्टिव कचरे को जमीन में बड़े आकार के गड्ढे खोदकर जमीन में गाड़ दिया जाता है। क्योंकि देखिए इससे क्या होगा कि जमीन प्रदूषण तो बिल्कुल होगा ही होगा। हालांकि जब ये बाहर नहीं फैलेगा तो इसका इफेक्ट काफ़ी दिनों के बाद देखने के लिए मिलेगा। भले आप वायु प्रदूषण रोक लेते हैं इसको गड्ढे में डालने से, लेकिन इससे क्या होता है, भूमि प्रदूषण तो होता ही है। कहता है कि नाभिकीय संयंत्रों के निर्माण के समय से ही इनका जो है जीवन काल निर्धारित किया जाता है, जिसके बाद इन्हें बंद कर दिया जाता है। जैसे कोई न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो उसका निर्माण होगा और उसमें वैज्ञानिकों के द्वारा एक अनुमानता लगाया जाता है कि इसका टाइम पीरियड 80 साल या 50 साल जो भी है, उस टाइम के बाद जो है इसको बंद कर दिया जाता है। और इससे बचने का जो सबसे कारगर तरीका अभी भी अपनाया जाता है, यह है गड्ढा खोदकर ज़मीन में गाड़ देना। ध्यान रखना है आपको कि रूस के चेर्नोबिल में तथा जापान के फुकुशिमा में रेडियोधर्मी विकिरण के लीकेज से बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। चेर्नोबिल कहाँ पर है? रूस में। सवाल पूछा गया चेर्नोबिल संयंत्र का संबंध किस देश से है? रूस से। फुकुशिमा जापान से। तो आपको ध्यान में रखते चलना है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें लिखी गई है। अभी तक हम लोगों ने वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा, ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ा, जो अधिनियम आए उसके बारे में पढ़ा, वायु प्रदूषण होने के कारण, वायु प्रदूषण से निदान किस तरह पा सकते हैं, जल प्रदूषण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जैव आवर्धन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है। कहता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में भारी धातुओं का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग धातुएं प्रयोग होती है कंप्यूटर के निर्माण में, या फिर आप कह सकते हैं मोबाइल के निर्माण में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती है उनके निर्माण में। जब ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जीवन अवधि समाप्त हो जाता है या ये खराब हो जाता है, तब इनका उचित निस्तारण नहीं करने पर जो है भारी धातुओं के कारण जल, मृदा एवं मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखिए, ई वेस्ट निस्तारण हेतु लैंडफिल विधि, वही जमीन में गाड़ना, ये विधि अपनाई जाती है, ताकि जैसे मान लेते हैं ई कचरा, ये मेंस का भी टॉपिक है। ई कचरे से जो है अपना जल, मृदा ये प्रदूषित होता है और इससे मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इस तरह इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इकोशैन देखिए क्या कहता है, एक प्रकार के बायो टॉयलेट जिनमें मलमूत्र आदि का अपघटन जीवाणुओं की सहायता से किया जाता है। ये आपको ट्रेनों में देखने के लिए मिलेगा। अब जो ट्रेनें चल रही है इनमें जो है इकोशैन का ही प्रयोग किया जा रहा है। जीवाणुओं की सहायता से जो मलमूत्र होते हैं इनका अपघटन किया जाता है। इससे जल की बचत तो होती ही है, साथ ही मलमूत्र के अपघटन से अंतिम उत्पाद का जो जल बचता है इसका पुनः चक्रण करके प्रयोग किया जाता है। ट्रेनों में आजकल ये बायो टॉयलेट चलता है। फ्लाई ऐश की बात करें, कार्बनिक पदार्थों के दहन से उत्पन्न धुएं में कार्बन के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। अर्थात जब किसी कार्बनिक पदार्थ का हम लोग दहन करते हैं तो उनके धुएं में कार्बन का सूक्ष्म कण पाया जाता है और इसे फ्लाई ऐश कहते हैं। फ्लाई ऐश वर्तमान में देखिए फ्लाई ऐश का प्रयोग इको फ्रेंडली ईंटों के निर्माण में किया जाता है, ताकि इनका जो है इसके कारण प्रदूषण कम से कम हो सके। अब हम लोग जानेंगे धातुओं से होने वाला कुछ प्रमुख रोग। ध्यान रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। पारा एच की बात करें तो पारा से होता है मिनीमाता रोग।
सवाल आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? पारा से। जल में आर्सेनिक की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो ब्लैक फुट रोग होता है। ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्लैक फुट रोग किसके कारण होता है? आर्सेनिक के कारण। अगला है, जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ना ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग का कारण है। सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कारण से होता है? तो जब जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। तांबा से विल्सन रोग होता है, ध्यान रखिएगा। विल्सन रोग किससे होता है? तांबा से। हमारे पेयजल में जब फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो फ्लोरोसिस होता है। फ्लोरोसिस में क्या होता है कि दांत हमारा पीला हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। फ्लोरोसिस में किस कारण से? फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने पर। एक हद तक जो है फ्लोराइड ठीक है हमारे दांतों के लिए, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाए तो ये नुकसानदेह हो जाता है। और लोहे के कारण सिडोरिसिस रोग होता है। तो आपको जरूर से ध्यान में रखना है क्या क्या? पारा मिनीमाता रोग, आर्सेनिक ब्लैकफुट रोग, जल में नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम, तांबा विल्सन, फ्लोराइड फ्लोरोसिस, लोहा सिडोरेसिस। प्रमुख एक्टों की अगर बात कर लीजिएगा तो पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986, कीटनाशक नियंत्रण एक्ट 1968, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निरोध अधिनियम 1974। तो ये हो गया अपना पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अध्याय समाप्त। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से फैक्ट है वो देखने के लिए मिला होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी चीज़ों को आप अच्छे से 2-3 बार देखें। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।